नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। धमतरी जिले के ग्राम नारी से जय शक्ति गुड़ी युवा समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर ग्राम नारी में संचालित रेत खदान के संचालन को लेकर शिकायत की थी, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम नारी स्थित महानदी में 4.99 हेक्टेयर की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा की गई है, जहां पर पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत स्थान से परे अनियंत्रित एनीकट के समीप और नियमों के विरुद्ध रेत का अंधाधुंध खनन और परिवहन किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धमतरी जिले के ग्राम नारी से जय शक्ति गुड़ी युवा समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर ग्राम नारी में संचालित रेत खदान के संचालन को लेकर शिकायत की, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम नारी स्थित महानदी में 4.99 हेक्टेयर की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा की गई है, जहां पर पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत स्थान से परे अनियंत्रित एनीकट के समीप और नियमों के विरुद्ध रेत का अंधाधुंध खनन और परिवहन किया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पट्टाधारी द्वारा पुराना पंचायत प्रस्ताव और दूसरे व्यक्ति के नाम से जारी वन विभाग से सहमति पत्र के आधार पर खदान ली गई है, जो नियम विरुद्ध है। पिछले विगत बरसात के महीने में यहाँ पे आए थे। आने के बाद रेत खदान को हम लोग बंद करवाए थे। रेत खदान तो बंद हो चुका था। पुनः अभी जो रेत चल रहा है, जिस दिन हम लोग गाड़ी चला उस दिन हम लोग ट्रक को रोका और रोकने के बाद पूछा, वहाँ पे कुछ नहीं है, अपने पास वीडियो है, सबूत है, सब चीज है। 1 किलोमीटर के गौरव पथ में गाड़ी चला रहा है और गौरव पथ को हम मना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आने जाने में बहुत सारे तकलीफ है। कितना जेसीबी लगा वहाँ पे? वहाँ पे 5 माउंटिंग मशीन लगा। कितना समय तक चलता है वो? देर रात चलता है, रात और दिन। कितने महीने वो लगभग 1.5 महीने का आस पास चलता। इसमें खदान संचालकों द्वारा कोई गुंडागर्दी की जा रही है क्या है? कोई लोग आता है तो उसके लिए मैंने बहुत सारा आदमी आता है, धमकी चमकी लगाता है और हम लोग की जान मान की हानि है। यहाँ पे हम खबर दे रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे लिए भी पोजीशन चाहिए, ताकि हम यहाँ आकर उसे खबर करें ना, तो शासन द्वारा हमको भी मदद चाहिए। हमको हो गया, अब इसके बाद फिर चालू कर रहा है तो पानी जल कितने तक, अभी तक नारी में जल इतना समस्या हो चुका है, कभी तक नहीं हुआ। आज देखो जल नहीं मिला है। नंदिया से सरपंच पानी डलवा रहे हैं, हम लोग डबरी में तालाब में पानी डालने के लिए बोर करवाए हैं, उससे पानी पिला रहे हैं बस्ती वाले। कितने तकलीफ में हम लोग। एनीकट से कितनी दूरी में खोद रहे हैं वो लोग? एनीकट से लगे हुए खोद रहे हैं, उतना दूर भी नहीं है। आगे कार्रवाई नहीं होते हैं तो फिर हम लोग मतलब वही चलेगा, अपना पिछले चला था ना, वही हम लोग चक्कर जाम करेंगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र के चारों ओर सीमेंट के पोल लगाकर जांच की जाए। इसके अलावा जांच होने तक उक्त खदान का पट्टा निरस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार जिले में रेत खनन और परिवहन का धंधा बीते कई वर्षों से निरंतर जारी है, जहां खदान संचालन मनमाने ढंग से महानदी से रेत का दोहन करने में जुटे हुए हैं। वहीं अवैध खनन भी जोरों से चल रहा है, जहां कुछ खदानों अथवा वाहनों मशीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है, लेकिन उक्त कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। ये है सर कि जो पट्टा लौसी के नाम से जारी किया गया था, कहाँ से? रायपुर से, पर जो डॉक्यूमेंट है वो अवैध है। कैसे आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि पंचायत पर तो जो लगा है 2014 का लगा, जो फर्जी, जिसमें कोई डेट नहीं है, आपको दिखा भी चुका हूँ। और उसी के जरिए कार्यवाही से एनओसी लिया गया, उसी के जरिए वन विभाग से एनओसी लिया गया, वो भी दूसरा की सम्मति से। और एनीकट के जस्ट लगा हुआ हम खोद रहे हैं, वो जायज नहीं। और जो वन विभाग के द्वारा झाड़ लगाया गया था उसको काट पर रास्ता बनाया, तो गलत है। इसमें क्या मांग का आप लोग करते हैं? मांग ये है कि जिस हिसाब से शासन उसको जिस हिसाब से गाइडलाइन के आधार पर दिए हैं, वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि लाइसेंस निरस्त किया जाए और जब तक जांच नहीं होगी तब तक खदान बंद किया जाए, जांच उपरांत ही खोला जाए। रियल्टी वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रियल्टी नहीं दे रहे हैं, कोई रियल्टी नहीं, रियल्टी नहीं दे रहे हैं। कितनी मशीनों से खुलाई? मशीन 5 मशीन 3 और रात दोनों।
किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? अभी ठेकेदार तो पता नहीं कौन है, कैसा है, सब अपना मर्जी करते हैं। गौरतलब है कि जिले का भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जहां नदी तटीय अधिकांश गांवों में पेयजल की भारी समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि रेत के अंधाधुंध खनन के चलते भी भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रशासन को गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। समीप जो घाट चल रहा है बिना दस्तावेज, बिना एनजीटी के नियम और बिना प्रस्ताव करके जो घाट चला रहे रेत माफिया, क्या है कैसे हमको पता नहीं। और वो लोग क्या है पूरे तरीके से एलिगेट के नदी से पूरा रेत को उठा के ले जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो संगठन के माध्यम से वहाँ पर वृक्षारोपण किया था, उनको काट कर वहाँ से रैंप बनाकर अवैध तरीके से रेत को निकाला जा रहा है। इनके संदर्भ में हम लोग मोदी कलेक्टर के पास आए थे और हम लोग क्या है एक एसडीएम के पास ऑलरेडी आवेदन दे चुके हैं और गांव वाले अब ग्राम नसी वाले यहाँ आए कि कलेक्टर को एक बार आवेदन और देते हैं। कितने दिन से लगभग चल रही है? ये समझिए 2 महीना हो गया। 2 महीने से लगातार जारी है। कितने बार आप लोग मांग कर चुके हैं बंद करने की? अब हम लोग अब पहली बार आए हैं और एक बार एसडीएम के पास गए। सरपंच का क्या कहना है इसको? सरपंच अब क्या है पता नहीं, सरपंच को हम लोग बोले तो मैं नहीं जानता कैसा चल रहा है क्या चल रहा है बोलते। बिना सहमति के कैसे संचालित हो रहा है? अब वही बता सकते हैं कैसे क्या है। हम लोग के विरोध है क्योंकि एनजीटी का पूरा धज्जी उड़ा जाए। कितने पेड़ काटे गए हैं वहाँ पे? अब उसको तो मैं अंदाजा नहीं बता सकता। लगभग कट चुका है वहाँ से समथिंग 5 मीटर काट दिया। वो आप पेड़ कटा है कम से कम 1 महीने 2 महीने हो गया। बता दें कि जिले में लगभग आधा दर्जन के करीब अवैध रेत खदानें संचालित है, जहां खदान संचालकों द्वारा गुर्गे बैठाकर बलपूर्वक रेत का खनन जारी है, जहां शायद प्रशासन भी कार्रवाई की हिमाकत नहीं दिखा पा रहा है। जहाँ जहाँ पे ऐसे हमारी शिकायत आ रही है तुरंत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग इसमें काफी स्ट्रिक्ट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है इसके ऊपर, और जहाँ जहाँ लीगल है वहाँ पे कोई इशू नहीं है, मगर जो इलीगल है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे गाड़ियों को हम लोग अभी जब्त किए भी हैं और पुलिस और हमारे माइनिंग और आरटीओ का टीम बना के, उसके बाद रेवेन्यू का टीम बना के हम लोग काफी कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अवैध रेत खनन जिससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे लेकर प्रशासन की गंभीरता अब देखने को मिलती है और ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के सदस्य शामिल हुए। चुनाव होने के बाद ये पहली बैठक की गई और इस बैठक में नवनिर्वाचित जीते हुए सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों शामिल हुए। साथ ही जिला प्रशासन के पूरे अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और सरकार की जो योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी ली गई है और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी की बातें सुनी और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है उसके बारे में भी जानकारी ली। हमारी जिला पंचायत की प्रथम सभा चल रही है अभी और सभी अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अच्छी जानकारी हमारे सदन को अवगत कराए। सही जानकारी के साथ वो अपने विभाग की सारी योजनाओं के साथ यहाँ पे उपस्थित हो, ऐसा सभी को निर्देश दिया गया है। और आवास योजना को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें हम सभी ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत की कोई भी ऐसे परिवार छूटने न पाए सर्वे सूची में आने से, तो इसके लिए निर्देश दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में पीएचई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द काम पूर्ण कराए पानी टंकी का, क्योंकि अभी पानी की किल्लत बहुत हमारे जिले में है। तो उस समस्या को देखते हुए सभी ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी को पानी की सुविधा मिल पाए। जिला पंचायत
नई बॉडी की साधारण सभा की पहली बैठक अभी संपन्न हुई है, शुरू हुई है। प्रमुख रूप से पानी की समस्याओं को लेकर इरिगेशन ई शर्मा जी को निर्देशित किया गया जी सदन के माध्यम से कि किसी क्षेत्र में हर घर तक पानी पहुंचा जाए। वाटर लेवल बहुत अंदर चले गया है, एक समस्या तो है, फिर भी क्षेत्र में लोगों को पानी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक फुलझर सोमनी के पास फुलझर गांव है, वहां एक न्यू लुक बायोडीजल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके द्वारा अवैध रूप से इंद्रावती जलाशय में एक स्ट्रक्चर खड़े करके पानी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आसपास के गांव वालों के विरोध के बावजूद दादागिरी करके पूरा पाइपलाइन बिछा दिया गया है। उसके लिए इरिगेशन के ई साहब रामटेके ने वहां पे जांच पड़ताल कर और सदन को आश्वस्त किए कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। साधारण सभा जिला पंचायत राजनांदगांव का और सामान्य प्रशासन समिति की जो बैठक होती है वो हुई है, जिसमें बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई है, जैसे कि पेयजल की आपूर्ति। पीएचई विभाग को बोला गया है कि पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए। वन विभाग के बारे में बात हुई है। अभी खरीफ की जो प्लानिंग है कृषि विभाग की, उसके बारे में बात हुई है। और वो अभी जो आवास का जो सर्वे चल रहा है उसमें भी यही बात हुई है, कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटना चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या पेयजल है, तो पेयजल की कैसे अच्छे से आपूर्ति हो और कहाँ कहाँ पे बोर फेल है, कहाँ कहाँ पे कम पानी आ रहा है, कहाँ कहाँ पे हैंडपंप की आवश्यकता है, उस सब के बारे में आज चर्चा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 24 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनमें 14 और 28.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था उनके ऊपर। हाल ही में 9 अप्रैल को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में 50 नक्सलियों के सरेंडर का उल्लेख है, जो अलग घटनाएं प्रतीत होती हैं। पुनर्वास नीति सरकार की आत्मसमर्पण योजना और सुरक्षा बलों के दबाव में माओवादियों को प्रभावित किया है। 28,50,000 रुपए के कुल 14 इनामी माओवादी सहित कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है एवं समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। इनामी माओवादियों में एसीएम रैंक के 2, वी डिवीजन अंतर्गत पीएचडी सदस्य 1, टीपीसीएम 3, केएनए संरक्षक 2, पार्टी सदस्य 3, मिलिशिया सेक्शन 50 कमांडर 1, टीएनएम सदस्य 1, कुल 14 इनामी माओवादी थे। 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 213 माओवादी अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा 203 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही अलग अलग मुठभेड़ों में 90 माओवादी ढेर हुए हैं। आज इन्हें समर्पण करने पे आज इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की जो राशि। राजनांदगांव में इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। लोग गर्मी से हलकान हो गए हैं और इसको देखते हुए सामाजिक संस्था द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रेलवे स्टेशन में प्याऊ घर खोला गया। रेलवे स्टेशन में जो यात्री दूर से आते हैं उनको रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है, ताकि गर्मी से उनको कुछ राहत मिल सके। ये पानी पूरे प्लेटफॉर्म में पिलाया जा रहा है। जैसे ट्रेन का समय होता है और प्लेटफॉर्म में ट्रेन पहुंचती है, उस समय वर्कर और यात्रियों को पानी पिलाया जाता है, ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। अभी आप देख रहे हैं गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी होने से पब्लिक को, यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है। तो हमने जो हमारे पास यहाँ 10 वाटर कूलर लगे हुए हैं, ठंडा पानी यात्रियों को मिले। उसके अलावा भी हमने यहाँ एनजीओ को बुला करके 4 प्याऊ घर बनाए हुए हैं, जिसमें कि जो जनरल डब्बा आता है ट्रेन का, वो आगे और पीछे आता है। उस जनरल डब्बे में जा करके हमारे एनजीओ के लोग, हमारे वॉलेंटियर यात्रियों को जाके ठंडा पानी पिलाते हैं। आपने सरकार की हर घर नल से जल योजना के बारे में तो जरूर सुना होगा। नाम से ही साफ हो जाता है कि सरकार हर घर में नल लगाना चाहती है, जिससे महिलाओं को पानी भरने के लिए दूर दराज ना जाना पड़े। कई घर ऐसे भी हैं जहां योजनाओं को साकार किया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये योजना दम तोड़ती हुई दिख रही है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के घरों में नल तो लगाए गए, लेकिन बीजापुर के गंगालूर पंचायत की आश्रित टोंडापारा की महिलाओं को इन नलों से जल नहीं बल्कि उम्मीदों की हवा ही मिल रही है। केंद्र सरकार का एक अच्छी पहल जो नल जल योजना के तहत प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की जो योजना है, जमीनी स्तर में किस तरह इसका उपयोग हो रहा है ये आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बीजापुर जिला का गंगालूर पंचायत का टोंडापारा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरा पीछे देख पा रहे हैं ये जो सौर ऊर्जा प्लेट लगी है, लेकिन जो यहाँ पे लगभग 15-16 घरों में नल तो फिट कर दिया गया, लेकिन उन घरों में पानी नहीं मिल रहे नल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जो पाइप बिछाई लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा प्लेट जो बोरखनन कर सौर ऊर्जा प्लेट फिट किया गया बहुत सालों के बाद, मतलब 2 साल के बाद, लेकिन अभी सौर ऊर्जा प्लेट तो लगा है लेकिन घरों में नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रही। महिलाएं काफी दूर से आके पानी लेके जा रहे हैं। यहाँ की जब आप यहाँ के देखेंगे हैंडपंप की पानी की बात करूं तो पूरी लाल पानी निकालती है। ऐसे में तो जो सौर ऊर्जा प्लेट जो नल जल योजना के तहत जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में शुद्ध पानी, अच्छा साफ पानी तो मिल रही है, लेकिन उन्हें घर घर नल के माध्यम से नहीं मिल रही। गांव की महिलाओं ने नल से जल की बाट देखकर एक बार फिर खाली मटकों को सर पर उठा लिया है और डब्बों को हाथों में लटका लिया है। जल जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले तो जरूरतें आन पड़ी हैं जिन्हें पूरा करना है। हालात ये हो चले हैं कि घरों में नल लगाने के बाद भी महिलाओं को मीलों दूरी का सफर तय करके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में नल तो हैं लेकिन नलों में पानी नहीं है। नल लगा, लेकिन ऐसे बोले घर घर में नल लगा देंगे बोल के बोले, लेकिन नहीं लगा दिया। हम लोग बहुत परेशानी लग रहा है पानी की। यहाँ डाल भी दिए लेकिन पानी मतलब जल्दी वो नहीं निकलता है, थोड़ा सा निकलता है पानी की गुंडी बाहर निकले 1 घंटा ज्यादा लगता है। नल लगा नहीं लगा घर में भी ऐसे पहले में लगा नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। नल मन लगा है लेकिन मतलब नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। ये तो उन घरों के हालात हैं जहां नल लगा हुआ है, लेकिन इन नलों में भी पानी नहीं आ रहा है, जबकि आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां ये हवा देते नल भी नहीं लगे हैं। यहाँ करीब 200 घर हैं, जिनमें से सिर्फ 15 घरों में ही नल लगे हैं, उनमें भी पानी नहीं आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस ठेकेदार ने इस काम का टेंडर लिया था उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस योजना में किया है। और ये भी साफ है कि जब ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें होती है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ये जो पाइप जो ठेकेदार बिछाया, किस प्रकार बिछाया, कैसे बिछाया, जबकि आधे घर में नल फिट किया ही नहीं और आधे घरों में लगा, जबकि इस पारा में लगभग 150-200 घर हैं, लेकिन उनमें से मात्र 15 घरों में ही नल फिट कर दिया गया, लेकिन बाकी जगह फिट नहीं की गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नल जल योजना पूरे जिस पारा में ये जो योजना का व्यवस्था किया जा रहा है, क्या वो उस पूरे पारा के प्रत्येक घर को देने के लिए किया गया या आधे घरों में नल पहुंचाने के लिए? ये जो लापरवाही क्या ठेकेदार की है या विभाग की है, ये देखने वाला होगा। लेकिन ज्यादातर आप पूरे जिले में देखेंगे तो वही स्थिति है। जमीनी स्तर में पूरी तरह ये जो नल जल योजना को ठप करते नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार ठेकेदार या विभागीय अधिकारियों। हर खबर सन्नू हेमला के साथ बीजापुर।
छत्तीसगढ़। खबर बिलासपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेश भर से आए शासकीय अधिवक्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 121वीं कड़ी का प्रसारण सुना। और उन्होंने मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित साइंस सेंटर की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने इसे उम्मीदों की नई किरण बताया है। आज की 121वीं भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन जी के योगदान की जिस तरह से चर्चा की, हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जनता से उन्होंने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम पर, तो ये निश्चित रूप से आज भी हमेशा की तरह मन की बात प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बस्तर में हमारी सरकार बनने के बाद शांति स्थापित हो रही है और बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए नए विषय आ रहे हैं, चाहे बस्तर ओलंपिक का मामला हो, बस्तर पनडुब्बी किया, अब दंतेवाड़ा के हमारे साइंस सेंटर की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है। तो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का अभियान जो चल रहा है उसका बड़ा असर स्पष्ट रूप से बस्तर में देखने। यूडी मीन्स के विवादित बयान पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने अकाउंट हैक होने की बात सिर्फ एक बहाना है, संवेदनशील विषय पर ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए और ऐसे बयानों की वजह से ही कांग्रेस विपक्ष में रहती है। यूडी मीन्स ने भारत के संभावित हार की घोषणा कर दी और परंपरागत रूप से बोल दिया कि साहब मेरा अकाउंट हैक हो गया है। ये परंपरागत बहाने हैं आजकल। यूडी मीन्स को इन सब विषयों में बोलने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि जसपुर समेत कुनकुरी समेत जसपुर में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं और उसको फॉरेन फंडिंग किन कामों के लिए होती है, विदेशी सहायता किन किन कामों से होती है, किन किन कामों के लिए होती है, यह उनको बताना चाहिए। उनका विषय राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना ये किसी भी भारतीय के लिए अच्छा नहीं। देश की एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सेना के अध्यक्ष लोग इन विषयों को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। हम कोई भी ऐसा काम मत करें, ऐसी बात मत बोलें जिससे इस संवेदनशील विषय पर कोई प्रभाव पड़ता हो। सर, लगातार ऐसे गंभीर विषयों पे कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर आते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो हश्र है वो ऐसे ही नीति विहीनता के कारण है, ऐसी बेलगाम जुबानी जमा खर्च के कारण है। किसी भी विषय में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना और छप जाए या वो दिख जाए, ये शॉर्टकट तरीके हैं उनके जनता से, इसलिए उनका कोई सीधा संबंध बन नहीं पा रहा है। विपक्ष में जो बैठ रहे हैं इसका कारण यही है, इसी तरह की बदजुबानी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।